बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलाम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हक में उनके हवाले से जो फैसला आया है उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू जारी है। सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और आम गली मोहल्ले बाजारों में लोग इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक नहायत अहम केस था जब एक मुअज़्ज़िज़ जज को जो है वह एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया गया। और बज़ाहिर यूं लग रहा है इस फैसले के आने के बाद जो आईनी और कानूनी माहिरीन इसके ऊपर राय दे रहे हैं कि शायद जो है वो जजेस ने खुद को एहतसाब से बालातर करार दे दिया है या जजेस जो है वो कानून से बालातर हो गए हैं। ये आईनी और कानूनी माहिरीन की राय है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन सवालात जो हैं वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर और इधर उधर जो है वो अपनी पब्लिक टॉक्स के अंदर पूछ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या जजेस कानून से बालातर हो गए हैं और इस फैसले के पीछे कौन है, कैसे और क्यों ये फैसला आया, क्योंकि आम तौर पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो पाकिस्तान में उनकी बड़ी मार्केटिंग की जाती है और लोग इस हवाले से यकीन भी करते हैं। दूसरा जो है सवाल है वो ये है कि रिटायरमेंट से 100 घंटे पहले, अपने रिटायरमेंट से 100 घंटे पहले एक सीनियर जज ने अपना फैसला क्यों तब्दील किया, उन्होंने यू टर्न क्यों लिया। और तीसरा जो है सवाल है वो ये है कि क्या काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया मोहतरमा सरीना ईसा ने आज कोई तौहीन अदालत की। ये तीन सवाल जो हैं वो ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर और दाएं बाएं लोगों की डिस्कशंस में पूछे जा रहे हैं। हमने इस हवाले से कुछ आईनी और कानूनी माहिरीन से बात की है और इनके जवाबात जो है वो जानने की कोशिश की है, वो इस वीडियो के अंदर आपके गोश गुजार रखेंगे। अगरचे आईनी और कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के केस में जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इसकी दुनिया की अदालती तारीख में और पाकिस्तान की अदालती तारीख में इसकी नज़ीर, इसकी मिसाल वो ढूंढने की कोशिश में मसरूफ हैं और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि शायद उन्हें इस किस्म की कोई मिसाल जो है वो मिल जाए। तहम अभी तक कोई ऐसी मिसाल उनके सामने नहीं आई। बाज लोगों ने तो ये मिसाल भी दी कि जब सियासतदानों के केसेस यानी जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन के केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नजरसानी के लिए किए तो मुतफिका तौर पर उनकी नजरसानी की जो अपीलें थी वो जजों ने पूरी अक्सरियत के साथ, मुअज़्ज़िज़ जजों ने उनको मुस्तरद कर दिया। तो इस केस के अंदर कैसे अपना माइंड जो है वो तब्दील कर लिया दो मुअज़्ज़िज़ जज अरकान ने, उन्होंने कैसे यू टर्न लिया और कैसे अपना ही जो फैसला है उसको रद्द कर दिया, उसको बदल डाला। यकीनन इस हवाले से जब तफसीली फैसला आएगा तो ज्यादा बेहतर बात हो सकेगी, लेकिन जब तक तफसीली फैसला नहीं आता, ये फैसला मीडिया की अमानत है, आवाम की अमानत है, आपकी अमानत है, कौम की अमानत है। हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं क्योंकि मुख्तसर फैसला आया है। अगरचे आईनी और कानूनी माहिरीन की राय यह है कि हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में इस किस्म का शायद रिवाज पा गया है कि एक या इस किस्म की नज़ीर बनना शुरू हो गई है कि एक जो है वो मुख्तसर फैसला आ जाता है, हालांकि ज़ाब्ता फौजदारी हो या ज़ाब्ता दीवानी हो। मेरे जैसे जो शागिर्द हैं, मेरे जैसे जो तालिब इल्म हैं आइन और कानून के, उनकी राय में उनकी जो एक उसको कहना चाहिए कि एक उनकी जो एक आम राय है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा कोई एक बड़ी और मखसूस राय करार नहीं देता, एक्सपर्ट ओपिनियन करार नहीं देता, लेकिन उनकी जो समझ बूझ है उनके मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी और ज़ाब्ता दीवानी दोनों मुकदमात के फैसलों में जो है वो वजूहात देना असद ज़रूरी है। और ये कह देना कुछ थोड़ा अजीब लगता है कि फैसला तो हो गया लेकिन वजूहात जो है वो बाद में आएंगी। एक बात इसमें अहम तरीन ये है कि जो मोहतरमा सरीना जो ईसा साहबा, उनकी जो दरखास्त है वो जो मंजूर हुई वो 6-4 के जो है वो अक्सरियत के साथ हुई, यानी 6 जजों ने उनके हक में राय दी, जबकि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की दरखास्त है वो 5-5 का उसका नंबर है। और क्योंकि जस्टिस रिया अफरीदी पहले जो 10 रुकनी बेंच था उसमें उन्होंने मामला एफबीआर को भिजवाने का नहीं कहा गया था, तो इसलिए यहां भी जो है वो इन लोगों उनका जो फैसला है वो अक्सरियत के साथ जो है वो लिखा और पढ़ा गया। लेकिन जो सवालात पैदा हो रहे हैं आईनी और कानूनी माहिरीन के से जो हमने पूछे, उनकी ये राय है, वो कह रहे हैं इस फैसले से बगैर ये लग रहा है कि जजेस को इस्तिस्ना मिल गया है, यानी इम्यूनिटी मिल गई है। इस हवाले से हम पहले ये बात करते थे कि सियासतदान आमतौर पर सदर, वज़ीर आज़म ये बात करते हैं कि उन्हें कोई इम्यूनिटी जो है वो हासिल है, या बाज लोग जर्नैलों के हवाले से बात करते हैं कि वो यहां पर नहीं आते, उनको अपने अदारे में जो है एहतसाब का सामना करना पड़ता है। अगरचे इम्यूनिटी उनके पास नहीं है, माजी में ये मसाले मौजूद हैं कि लोग जो हैं वो फौजी जर्नैल जो हैं वो अदालतों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मामलात के अंदर जो है वो पेश होते रहे हैं या उनका नुमाइंदा कोई ना कोई जो है वो कम से कम आता रहा है। लेकिन एक और सवाल भी ये पैदा हो गया है इस हवाले के, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल समेत अब कोई भी इदारा, इस फैसले से ये लग रहा है कि कोई भी इदारा जजों से ये नहीं पूछ सकता कि उनके एहसास जो है वो कहां से आए। अभी तक का मुख्तसर फैसला ये बताता है और जज जो भी एहसासात की अपने तफसील देंगे
उनको तस्लीम करना होगा और इसको किसी भी जगह पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि FIA या FBR को जो असासे वो देंगे या उनसे जो कुछ पूछे जाएंगे, खासतौर पे FBR को, वो FBR को वो कबूल करना पड़ेगा कि जो जज कहेगा कि मेरे ये असासे हैं उन्हें ये मानना पड़ेगा और उनके एहसासों को किसी जगह चैलेंज नहीं किया जा सकता। और एक जगह पे एतजाज अहसन साहब को भी मैंने सुना, उन्होंने भी ये कहा कि इसके बाद जजेस ने खुद को कानून से बालातर बना लिया है, बज़ाहिर ये लग रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम भी कर लिया है कि वो FBR को जो उन असासे जांचने की उन्होंने हदायत दी थी वो कानूनी नहीं थी और वो हदायत नहीं दे सकते। अब अगर ये फैसला इसको स्टैंडर्ड बना लिया जाए तो आगे आने वाले मामलात में क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि जजेस के असासे या उनका एहतसाब के हवाले से मुस्तकबिल में क्या होगा। क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास कुछ इख्तियार थे और आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक अब उनके पास शायद यही इख्तियार रह गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब खुद से सो मोटो एक्शन लेकर जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उसके खिलाफ अगर कोई दरखास्त दी जाएगी या कोई और मामला किया जाएगा तो शायद उससे वो इख्तियार ले लिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत कोई इदारा जजों से नहीं पूछ सकता। और जब ये पूछा मैंने उन आईनी माहिरीन से कि क्या अखलाकी तौर पर जजेस को ये बताना चाहिए कि ये उनके असासे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए जी, आईनी और कानूनी मामला है और इस मामले के अंदर भी टेक्निकल चीजों के पीछे जो है वो लोग गए हैं और इखलाकी तौर पे आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या सरीना ईसा साहब सामने आएंगे और वो कहेंगे कि हमारी फतह हुई है, लेकिन हम इखलाकी तौर पर ये बताते हैं कि ये हमारे असासे हैं और इसकी ये मनी ट्रेल है। इस किस्म की किसी बात की आप तो ना रखें। ये उन सीनियर कानूनदानों ने हमसे बात की। दूसरा अहम तरीन मामला है जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट जो है वो 30 अप्रैल को होने जा रही है और आईनी और कानूनी माहिरीन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि सिर्फ 100 घंटे पहले अपनी रिटायरमेंट के एक अहम तरीन फैसले में, एक अहम तरीन बेंच के अंदर वो बैठे और जल्दी से हेस्ट में जो है उसका फैसला जो है वो किया गया और उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। इसकी क्या वजह है? क्या ये सोचा जाए कि रिटायर होने वाला जो कोई भी जज है वो अपने किसी भी फैसले से किसी को कोई दुख या तकलीफ नहीं देना चाहता? लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, ये लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ कि एक रिटायर्ड होने वाले जज ने, जिन्होंने 30 अप्रैल को रिटायर्ड होना है, उन्होंने अपना फैसला जो है वो बदल दिया और रिटायरमेंट से सिर्फ कुछ घंटे पहले जो फैसला उन्होंने पहले दिया था FBR मामला भिजवाने का, अपने ही फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया। फिर जो है वो जस्टिस मजहर आलम साहब हैं, उनके हवाले से भी लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस फैसले से क्यों यू टर्न लिया। पहले तो वो ये फैसला दे चुके थे। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ वो इस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है वो बंद करने के जो अहकामात हैं वो जो है वो उन्होंने जारी किए थे। तीसरा जो अहम तरीन सवाल हमने आईनी और कानूनी माहिरीन के सामने रखा वो ये था कि आज जो है वो अदालत के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो अहलिया है सरीना ईसा, उन्होंने ये कहा कि आम के जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो जजेस के एहतसाब के क्योंकि बहुत ज़्यादा कायल हैं तो फिर उन्हें ये चाहिए कि वो भी जो है वो अपने असासे और अपनी बेगमात के असासे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर पब्लिक करें। ये एक बात तो ठीक है ना वे, अगर इसको देखा जाए कि तमाम लोगों को अपने असासे पब्लिक करने चाहिए, लेकिन आईनी और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने लिवरेज ली इस मामले के ऊपर और जिस तरह से उन्होंने बात की, शायद कोई आम साइल अदालत के अंदर इस किस्म की कोई बात करता तो शायद उसके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत जो है वो लगा दी जाती। लेकिन सरीना ईसा के इस लहजे में बात करने के बावजूद माजी में भी कई मरतबा उठकर उन्होंने, जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही होती थी उस मौके के ऊपर भी कई दफा उन्होंने जो है वो दरमियान में, उस प्रोसीडिंग के दरमियान में उसको रोकने की भी उन्होंने कोशिश की, इंटरफेयर की कोशिश की। उस मौके के ऊपर भी किसी किस्म की कोई अदालत ने उनके ऊपर तौहीन अदालत के हवाले से बात नहीं की और आज भी कोई नहीं की। तो लोग इसके ऊपर सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या एक आम शख्स पर ही तौहीन अदालत का कानून लागू होता है? क्या वो जजेस पर या जजेस की जो बेगमात हैं उनके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत का कानून नहीं लग सकता? तो नाज़रीन, ये वो 3 अहम तरीन सवालात हैं जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की और वीडियो के आखिर में, क्योंकि लोगों की ये ख्वाहिश थी कि उन्हें यह बताया जाए कि जो ये जिन जजेस ने इख्तलाफ किया, अपने फैसले से यू टर्न लिया, इन जजेस का क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से ये, कैसे ये सुप्रीम कोर्ट में है। तो जस्टिस मजहर आलम मियां खैर साहब जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, वहाँ से जो है वो यहाँ पर आए। उन्होंने जो है वो एडिशनल जज के तौर पे सितंबर 2009 में जो है पेशावर हाई कोर्ट में रहे, फिर मुस्तकिल हुए वो 2011 में पेशावर हाई कोर्ट में फिर चीफ जस्टिस बन गए वो 2014 में, और वहाँ से फिर वो 30/12/2016 यानी 30 दिसंबर 2016 को वो सुप्रीम कोर्ट में आए। और इसी तरह से अगर जस्टिस मंजूर मलिक के हवाले से अगर देखा जाए तो जस्टिस मंजूर मलिक जो है वो 2009 में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का हिस्सा बने, लेकिन वो जज नहीं थे बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी लाहौर हाई कोर्ट थी, उसके अंदर वो शामिल रहे और इसी तरह की वो जो इंतजामी खिदमात थी वो सर अंजाम देते रहे। मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल के अंदर वो रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6/11/2015 को यानी नवंबर 6 2015 को उन्हें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया। यानी उनका जो बैकग्राउंड है जस्टिस मंजूर मलिक का वो लाहौर हाई कोर्ट का है और जस्टिस जो
मजर आलम मियाँ खेल साहब हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो पेशावर हाई कोर्ट का है। तो ये कुछ अहम तरीन मामला, अहम तरीन जो क्वेश्चन जो हमसे पूछे जा रहे थे वो हमने आपके सामने रखे। इस हवाले से इस फैसले के ऊपर मजीद भी बात होती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो के फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।